नमस्कार साथियों। आज फिर से एक नई क्लास एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका वेटेज यूपीपीसीएस यूपीएससी लगभग हर जगह एक समान ही है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी देखने को मिल जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन यूपीएससी में भी मिल जाता है। इसलिए मैं समान बोल रहा हूँ क्यों नंबर ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू आपको लगेगा क्या है ऐसा। तो पिछली क्लासेस में हमने संसद पढ़ा, हमने राष्ट्रपति पढ़ा, हमने लोकसभा पढ़ा, राज्यसभा पढ़ा। तो संसद की कार्यवाहियाँ हमने देखी कि प्रश्नकाल कैसा होता है, शून्यकाल में क्या होता है। तो आपको संसद में जो दिखाई देता है वो सिर्फ बहस है जो आप टीवी पे देखते हैं या फिर सामने से देखते हैं, लेकिन संसद में जो असल काम होता है उसका एक बड़ा हिस्सा पर्दे के पीछे होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऑन द कैमरा दिखाई नहीं देती, टेलीविज़न पे दिखाई नहीं देता, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि दुनिया में वो चीज़ें भी होती है जो आपको दिख नहीं रही हो। तो ऐसे ही कुछ ऐसा ही है। तो नमस्कार साथियों, जब हम संसद की बात करते हैं तो हमारे सामने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आ जाती है, वही बहस, प्रश्न, विधेयक, मतदान। लेकिन जरा सोचिए कि हजारों पन्नों के विधेयक, मंत्रालयों के कामकाज, सरकारी खर्च और जो नीतियाँ बनती है उनकी बारीकियों की जांच कौन करता होगा? क्या संसद के सदस्यों के पास इतना छुट्टी है कि वो अकेले किसी काम को कर लें? तो यहीं से शुरू होती है कहानी एक ऐसे संस्था की, एक ऐसे ग्रुप की जो इन कामों में संसद सदस्यों का मदद करता है, एज ए दोस्त साथ में काम करता है। तो हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की, इसकी संसदीय समितियां की। ये समितियां जो होती है वो संसद की मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती है, जिसे हम लघु संसद की तरह बोल सकते हैं, जहाँ मुद्दों पर विस्तार से विचार होता है, सरकार से जवाब मांगा जाता है और संसदीय निगरानी को मजबूत किया जाता है। तो यूपीएससी हो या पीसीएस हो, ये सिर्फ फैक्चुअल टॉपिक्स नहीं है। यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि कमेटी कौन बनाता है, किसका कार्यकाल कितना होता है, कौन सी समिति में सदस्य किसके किसके होते हैं, कौन सी समिति वित्तीय मामलों से जुड़ी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण कि इन समितियों की रिकमेंडेशंस कितनी बाइंडिंग होती है। तो आज की क्लास में हम पार्लियामेंट कमेटीज़ को रटेंगे नहीं, समझेंगे, क्योंकि संविधान और संसद को समझने के लिए सिर्फ यह जानना काफ़ी नहीं कि संसद में क्या होता है, यह भी समझना जरूरी है कि संसद के भीतर काम कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी संसदीय निगरानी की वो व्यवस्था जो लोकतंत्र को और अधिक जवाबदेह बनाती है। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे संसदीय समितियों के इतिहास से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसके पीछे का दर्शन क्या है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसके पीछे का दर्शन क्या है। तो संविधान में स्पष्ट उल्लेख न होते हुए भी इन अनुच्छेदों के तहत इनका अप्रत्यक्ष आधार निर्मित होता है। देखिए, डायरेक्टली पार्लियामेंट्री कमेटी का उल्लेख संविधान में नहीं है। अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट दे दे कि संविधान के इस अनुच्छेद में पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में साफ साफ लिखा गया है, या सीधा ये जो अनुच्छेद है वो पार्लियामेंट्री कमेटी को दर्शाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इनके बनने का आधार, इनके बनने का एक नैतिक शक्ति प्रदर्शित करती है। उनमें से एक है अनुच्छेद 105(3), आर्टिकल 105(3). क्या बोलता है? ये बोलता है कि सांसदों के विशेषाधिकार और समितियों की कार्य शक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 105(3) सांसदों के विशेषाधिकार और समितियों की कार्य शक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 118 बोलता है कि संसद को प्रक्रिया और संचालन के नियम बनाने की स्वायत्तता है। संसद को प्रक्रिया और संचालन के नियम बनाने की स्वायत्तता है। तो ये अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई स्पेशल विवरण नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे आधार हैं। आर्टिकल 105 ऐसा है और आर्टिकल 118 ऐसा है जिसके तहत इसका आधार निकलता है। अगर ऐतिहासिक विकास की बात करें तो आपने पढ़ा होगा भारत शासन अधिनियम 1919। अगर नहीं पढ़ा तो इतिहास वाले सर पढ़ाएंगे। देखिए, दोनों दीपक सर ही हैं। जो जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं वो भी दीपक सर हैं, और जो इतिहास पढ़ा रहे हैं वो भी दीपक सर हैं। लेकिन दोनों अलग अलग हैं। नाम सेम है, प्रोफेशन सेम है, काम सेम है, लेकिन वही है कि व्यक्ति अलग अलग हैं। और एक नाम के हजारों व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे ही अब आपको लगेगा कि सर आप बताए थे दीपक सर शुरू से इतिहास पढ़ाते हैं, ये तो जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो वो वाले दीपक सर अलग हैं, ये वाले दीपक सर अलग हैं। तो आप जब ऐतिहासिक विकास पढ़ोगे, जो पुराने वाले दीपक सर हैं वो जो आपको इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ाएंगे। तो
1921 में क्या होता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 बोलते हैं, उसके तहत 1921 में भारत की पहली लोक लेखा समिति बनती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी कब बनती है? 1921 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। उसके 2 वर्षों बाद ये समितियां बहुदलीय स्वरूप के कारण संसद के बृहद कार्यों को सूक्ष्मता से पूरी करती है। देखिए, जो बड़े बड़े काम है अकेले करना इनफ नहीं है, तो ये जो समितियां होती हैं उनमें बहुत सारे मेंबर होते हैं और ये सारे मिलकर चीज़ों को आपस में बांट लेते हैं और जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि लोगों में पारदर्शिता बनी रहे, उत्तरदायित्व जवाबदेही निर्मित होती रहे और लोकतंत्र और मजबूत और पारदर्शी हो। तो इसका ऐतिहासिक विकास कहाँ से है? भारत शासन अधिनियम 1919, इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आपने ये जान लिया कि संविधान में विशिष्ट विवरण नहीं है, केवल इसके आधार हैं जिसके तहत इसका निर्माण किया जाता है। अब इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कितने प्रकार की समितियां होती हैं, वर्गीकरण कौन कौन सी होती है। तो देखिए, मेनली 3 ही होती है। पहली होती है स्थायी समितियां, जिसको स्टैंडिंग कमेटीज बोलते हैं। दूसरी होती है तदर्थ समितियां, जिसको एडहॉक कमेटीज बोलते हैं। और तीसरी होती है विभागीय समितियां। क्या होती है? विभागीय समितियां, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज। तो जो स्थायी समितियां होती है, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये स्थायी है, मतलब ये निरंतर प्रकृति की होती है, ये हमेशा बनती रहती है। ऐसा नहीं है कि बना और वो ख़त्म हो गया, नहीं, ये निरंतर बनती है। हर एक समय अनुसार ये भंग होती है, दोबारा वापस बनती है, इन्हीं इन्हें स्थायी बोला जाता है। इनका गठन प्रतिवर्ष या समय समय पर, या तो हर साल होगा या फिर कभी ऐसा जरूरत पड़ा तो टाइम टाइम पे होता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा किया जाता है, या तो लोकसभा के जो चेयरपर्सन है, लोकसभा के जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, या फिर जो राज्यसभा के सभापति हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, इनके द्वारा इन समितियों का गठन किया जाता है, स्थायी समितियों का। फिर आता है एडहॉक कमेटी, तदर्थ समिति। ये नेचर में अस्थायी होती है। अस्थायी बोलने का मतलब कि ये परमानेंट नहीं है। अगर जरूरत पड़ी किसी काम के लिए तो हमने समिति बनाई, जब वो काम खत्म हो गया तो इन समितियों को हम भंग कर दिए। तो इसलिए इन्हें अस्थायी बोला जाता है, क्योंकि इन्हें बस जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे देखिए, किसी विशिष्ट विधेयक या विषय की जांच हेतु गठित होती है। इनका काम क्या है कि कोई विशिष्ट विधेयक या कोई जांच है, उसके लिए स्पेशल कमेटीज बनाई जाती है। जब जांच पूरा हो जाता है तो इनको वापस भंग कर दिया जाता है। कार्य पूरा होने के बाद इनका भी गठन कर दिया जाता है। फिर आती है विभागीय समितियां। नाम से ही लग रहा होगा कि विभागीय मतलब किसी विभाग से रिलेटेड है। तो ये जो समितियां हैं, ये हर मंत्रालय के विभागीय समितियां होती है, जो उनके विभागों के कामों को देखती है। ये मंत्रालय के बजटीय प्रस्तावों एवं वार्षिक नीतियों की विशेष जांच करती है। वर्तमान में इनकी कुल संख्या कितनी है? 24 है। वर्तमान में इनकी कुल संख्या 24 है। इनका काम है कि हर विभाग के बजट वगैरह का देखना, उनके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कितने आ रहे हैं, बजट में हमें कितना प्रस्ताव रखना है पैसे का, इन चीज़ों को देखने का काम विभागीय समितियों का होता है। अब कुछ ऐसे कमेटीज हैं जिनको थोड़ा हम डीप में देखेंगे। जैसे पहला तो आता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे हम हिंदी में लोक लेखा समिति बोलते हैं। सबसे पहला बार गठन 1921 में हुआ था, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंदर। मैंने आपको पहले बता दिया है। टोटल 22 मेंबर होते हैं, 22, और इसमें दोनों सभा से मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। मेंबर से याद रखना, मेंबर ही मेनली पूछता है लोग। तो कितने मेंबर्स हैं? 22, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। इनकी चयन कैसे होती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। आपने राष्ट्रपति वाले में पढ़ा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति कैसे होता है। अगर नहीं याद आ रहा हो तो एक बार फिर से राष्ट्रपति का वीडियो देख लेना, उससे मैंने बहुत डिटेल से इस चीज़ को बताया है। कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। देखिए, अध्यक्ष, ऐसे परंपरा एक है संविधान में, तो कहीं समिति नहीं है तो इसके बारे में लिखा क्या होगा। परंपरा बोलती है कि जो लोक लेखा समिति है उसके जो अध्यक्ष हों वो विपक्ष से होने चाहिए। बोलेंगे ऐसे क्यों भाई, सरकार में कोई और है, विपक्ष में अध्यक्ष क्यों होगा? देखिए, लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है, फाइनेंशियल कमेटी है। अब अगर विपक्ष का अध्यक्ष होगा तो वो फाइनेंस को डीप में देखेगा, उस पर पकड़ बनाएगा, चीज़ों को उजागर करेगा। तो सरकार पे एक नैतिक दबाव रहेगा कि इसकी जब जांच होगी, अगर कुछ गलत निकलता है तो हम फंस जाएंगे। अगर अध्यक्ष उससे हो, जो पार्टी अभी सत्ता में है उससे अगर अध्यक्ष हो, तो ये नैतिक दबाव काफ़ी कम हो जाता है। लगता है कि अपनी ही पार्टी के लोग हैं, मैनेज कर लिया जाएगा। तो इसीलिए ऐसा एक परंपरा चलता आ रहा है कि अध्यक्ष जो है वो विपक्ष से ही होने चाहिए। और कब से ये परंपरा है? 1967 से। 1967 से चली आ रही परंपरा के अनुसार
हमेशा विपक्षी दल का सदस्य ही अध्यक्ष चुना जाता है। अब ये चीज ध्यान रखना कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्ष से चुना जाता है। अब कुछ चीजें इससे रिलेटेड ये है कि सीएजी का इसमें बहुत बड़ा भूमिका होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और ये समिति भारत सरकार के विनियोग खाते, अप्रोप्रिएशन अकाउंट और वित्त खाते पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट का गहन परीक्षण करती है। जो सरकार के खातों का सीएजी ऑडिट करता है, उसकी जो रिपोर्ट सीएजी राष्ट्रपति को सौंपता है, वो राष्ट्रपति उसे संसद में पेश करता है। तो ये जो समिति है ये उस रिपोर्ट को गहन तरीके से जांच करती है, उसकी खामियों को देखती है, उसकी कमियों को देखती है। और सीएजी को इस समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। अगर पूछे कि मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक सीएजी को किस समिति का कहा जाता है, तो वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। इसको बोला जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को इसका मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। एक और चीज़ कि कोई भी केंद्रीय मंत्री इसका सदस्य नहीं चुना जा सकता। अब वित्तीय वाले जो भी देखिएगा समितियाँ, मोस्टली में केंद्रीय मंत्रियों को सदस्य नहीं चुना जाता है। तो वो इसमें भी वही है, कोई भी केंद्रीय मंत्री इसका सदस्य नहीं चुना जाता है। आगे देखते हैं एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी प्राक्कलन समिति, नाम से लग रहा होगा एस्टीमेट कमेटी। देखिए सबसे बड़ा अस्थाई वित्तीय समिति है, ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। टोटल इसमें 30 मेंबर होते हैं। सबसे बड़ा अस्थाई वित्तीय समिति है। इसका गठन स्वतंत्रता के बाद 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पे हुआ था। जॉन मथाई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और भारत सरकार के, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री भी रहे। तो उन्हीं की सिफारिश पे प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 लोकसभा से ही होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखना कि राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा सत्ताधारी दल से चुना जाता है। पैक में आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी में पढ़ा कि उसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्षी दल से होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा सत्ताधारी दल से होता है और इसके सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में सदस्य 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। बाकी इसके कार्य क्या है आपको ये भी लगेगा। तो इसे सतत मित व्ययिता समिति, कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी कहा जाता है। यह बजट अनुमानों की जांच कर प्रशासनिक सुधार और नीतियों में वैकल्पिक सुझाव देता है जिससे सरकारी व्यय में किफ़ायत आए। सीधे बातों में समझाएं तो इनका काम है कि जो बजट आती है, बजट पेश किया जाता है, इनका काम है कि उसको देखें कि भाई तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, क्या ये योजना इतने पैसे मांग रहा है, ये देखना, उसमें कुछ कटाव करना ताकि सरकार का पैसा बचे। इन्हीं चीज़ों पे काम करती है प्राक्कलन समिति। इनको एस्टिमेट बनाना होता है। आप घर में शादियों में देखते होंगे कि भाई 200 लोगों को खिलाना है, तो उसका आप हलवाई के पास जाते हो कि सर 200 लोगों को खाना बनवाना है तो हमें एक एस्टिमेट बना के दे दो। तो ऐसे ही एस्टिमेट बनाना इनका भी काम है। ये बजट का एस्टिमेट देखते हैं, उसका वो उसकी व्यय को देखते हैं, उसको उसमें सुझाव देते हैं कि किन चीज़ों पे कितना कटौती या कितना बढ़ोतरी किया जाए। इन सबों की प्रॉब्लम बस पता है क्या है, इन सबों के साथ अगर एक कोई सीमा है तो ये है कि इनको बोलते हैं कि ये रिपोर्ट्स का पोस्टमार्टम करती है। जब इंसान का पोस्टमार्टम होता है तो क्या होता है, मरने के बाद आप उसकी बॉडी को चीर के देखते हो कि क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी। इनका भी वही प्रॉब्लम है। जब सब चीज़ें हो जाती है, जब बजट पास हो जाता है, उसके बाद ये काम करते हैं। अब एक बार बजट पास हो गया उसके बाद आप देख रहे हो तो उतनी प्रभावी रह नहीं जाती है। तो ये संसद में मतदान के बाद ही बजट अनुमानों की जांच करती है, मतदान से पहले नहीं। समझ रहे हो? तो आप पोस्टमार्टम से याद रखना कि जब सब चीज़ खत्म हो गया उसके बाद आप शुरू कर रहे हो। और इनकी जो सलाह होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है, ये भी आप याद रखना। चाहे वो पैक हो चाहे ये हो, इन सब की जो सलाह होती है वो परामर्शदात्री ये संस्थाएं हैं, वो बाध्य नहीं होता सरकार पे कि आपको मानना ही है। ये बस एक नैतिक दबाव क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और समिति था कृष्णा मेनन सर की समिति थी जिन्होंने सिफारिश की थी इसकी 1964 में। इसमें भी कुल 22 सदस्य होते हैं पैक की तरह ही, और इसमें भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी में होता था। मैं अगर बार बार पैक बोलूँ तो आप पैक मतलब वो बंद करना मत समझना, मैं पैक बोल रहा हूँ इसका मतलब है पब्लिक अकाउंट कमेटी। बाद में पता चला कमेंट में आप बोल रहे हो कि सर आप पैक क्या करने बोल रहे थे। मैं भाई कुछ पैक वैक करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहा हूँ। तो जितने सदस्य पैक में थे उतने ही इसमें भी है। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा केवल लोकसभा के सदस्यों में से ही नियुक्त किया जा सकता है। देखिए मेंबर दोनों से होंगे, लोकसभा से भी होंगे राज्यसभा से भी होंगे, लेकिन इसका जो अध्यक्ष है वो केवल लोकसभा से होगा।
और किसका अध्यक्ष केवल लोकसभा से था? प्राक्कलन समिति का, क्योंकि उसके सारे मेंबर भी थे। यहाँ मेंबर दोनों से हैं, लेकिन अध्यक्ष जो है वो लोकसभा से ही होंगे। इनका काम है, जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं जिनमें नवरत्ना है, मिनी रत्ना है, ऐसी जो कंपनियां हैं, उनके प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करना। पीएसयू पर सीएजी की जो विशेष रिपोर्ट आती है उसकी समीक्षा करना। सार्वजनिक उपक्रम सब समझ रहे होंगे कि सरकार की जो मेन कंपनियां हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है, तो उनका ये देखेंगे। यह जांचना कि क्या उपक्रमों का प्रबंधन कुशल व्यावसायिक सिद्धांत के अनुसार चल रहा है या नहीं। मतलब सरकार का जो बिजनेस है, सरकार का जो बिजनेस का काम है वो ये देखती हैं। आप सीधे ऐसे याद रखना। दोनों से मेंबर होते हैं, अध्यक्ष लोकसभा का होता है और कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश भी इसको लाया गया था। एक बार तीनों में आप कंपैरिजन देख लें ताकि आपको चीज़ें, ये वाला तो आप स्क्रीनशॉट रख लेना। एक बार साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट रख लोगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेगी। देखिए, पहले एक है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। सदस्यों की बात करें, मैंने बताया कि पैक और सार्वजनिक उपक्रम दोनों के सेम होंगे, 22 होंगे, 15 लोकसभा से होंगे, 7 राज्यसभा से होंगे। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट बनाने का काम लोकसभा के, देखो मैंने इसको कैसे याद किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने याद किया कि देखो, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ज़्यादा पावर धन विधेयक में लोकसभा के होते हैं। तो भाई जब पैसा आएगा तभी तो एस्टिमेट बनाओगे, और पैसा आ कहाँ रहा है? पैसा आ रहा है लोकसभा में, तो एस्टिमेट भी कौन बनाएगा? लोकसभा के लोग बनाएंगे। तो इसलिए इसके जितने भी मेंबर होंगे वो सारे लोकसभा से होंगे। तो ये ट्रिक मैंने याद रखा था, तो मुझे कन्फ्यूजन नहीं होता था। ऐसे ये तीनों बहुत कन्फ्यूजिंग है आपस में। अब दूसरा चीज़ है स्थापना। सबसे पहले लोक लेखा समिति 1991 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा आता है 1950 में, जॉन मथाई हमारे वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत के प्रथम, उनके सिफारिश पे प्राक्कलन समिति की स्थापना की गई थी। और मेनन साहब के सिफारिश पे, कृष्णा मेनन साहब के सिफारिश पे 1964 में सार्वजनिक उपक्रम समिति की सिफारिश की गई थी। अध्यक्ष, जब अध्यक्षों की बात करेंगे तो पैक के हमेशा विपक्ष के होंगे, 1967 से ऐसा परंपरा चलता आ रहा है। प्राक्कलन के हमेशा सत्ताधारी दल के होंगे, और इसमें भी लोकसभा से ही कोई चुना जाएगा, लेकिन राज्यसभा से नहीं होंगे। इनका मुख्य उपनाम क्या है, सरनेम क्या है? तो पैक को सीएजी का मित्र एवं दार्शनिक बोलते हैं। पैक को सीएजी का मित्र एवं दार्शनिक बोलते हैं। प्राक्कलन समिति को सतत मितव्ययिता समिति बोलते हैं, और सार्वजनिक समिति को बोलते हैं पीएसयू का प्रहरी, बॉडीगार्ड ऑफ पीएसयू। तो एक तुलना है इनमें। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट्स आप आपके हिसाब से देख लें। देखिए, कुछ विभागीय स्थायी समितियाँ, ऐसे तो बहुत सारी हैं, हर एक विभाग की स्थायी समितियाँ हैं, लेकिन हम कुछ देख लेंगे उनका जो इतिहास है वो, कि कैसे इनको बढ़ाया गया, आगे चीज़ें कैसे शुरू हुई। तो 1989 में क्या होता है कि संसद में पहली बार 3 विषय पर समितियों का गठन किया गया। एक ट्रायल किया गया कि करके देखते हैं कैसा होता है, अगर सक्सेस हुआ तो आगे भी करेंगे, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। तो प्रायोगिक तरीके पर अगर किया गया, कब? तो 1989 में किया गया। 1993 में औपचारिक रूप से 17 विभागीय स्थायी समितियों की शुरुआत की गई। 89 में वो किया गया, प्रयोग किया गया, और 1993 में औपचारिक रूप से चीज़ों को शुरू किया गया। 2004 में इन समितियों को विस्तार करके 24 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 24, जिसमें 16 लोकसभा से हो गए और 8 राज्यसभा के अंतर्गत हो गए। अब प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा से होते हैं और 10 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। समितियाँ पहले 16 थी, फिर 24 हो गई, जिसमें 16 लोकसभा से और 8 राज्यसभा से। सदस्य 31 होते हैं हर समिति में, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। यही है विभागीय स्थायी समितियाँ। इससे और इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, आएगा तो यहीं से आएगा। कुछ और महत्वपूर्ण समितियाँ हैं, जैसे एक विशेषाधिकार समिति, जो संसद सदस्यों को संसद के अंदर विशेषाधिकार मिलते हैं, उनको लेके जो चीज़ें, जो जांच का विषय होती है, उन पे जो कंप्लेंट्स होते हैं, उनकी जांच यही समिति करती है। वही लिखा भी है कि सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामलों की ये जांच करती है। इसमें 15 लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। इनके दोनों की समितियां अलग अलग होती हैं। जैसे वो सब जो समिति थी वो एक थी, उनमें मेंबर्स थे। यहाँ समिति ही 2 होती है, लोकसभा की खुद की होती है, राज्यसभा की खुद की होती है। लोकसभा में 15 होते हैं, राज्यसभा में 10 होते हैं। ऐसे याद रखना है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम है तो उसमें कम सदस्य हैं। तो 15-10 इसको याद रखना। कार्य सलाहकार समिति भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसका काम है सदन की कार्यवाही और समय सारणी तय करना, कि सदन कब चलेगी, टाइमिंग क्या होगा, ये सब जो चीज़ें हैं वो ये देखती हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति क्रमशः इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।
कौन कौन होते हैं? लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति इसके अध्यक्ष होते हैं। भाई काम इनको करवाना है, लोकसभा में अगर करवाना है तो राज्यसभा के सभापति थोड़े जाएंगे बताने के कितने बजे से होगा। लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, राज्यसभा में राज्यसभा के अध्यक्ष करेंगे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो करेगा। चीज़ें समझने वाली बात है, इतना लॉजिक क्या लगाना है इसमें। तीसरी चीज की अधीनस्थ विधान समिति, एक तीसरी मेन समिति है। यह जांचती है कि क्या कार्यपालिका नियमावली और उप नियम बनाने की अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद के दायरे में कर रही है या नहीं। जैसे देखिए आपने पढ़ा है कि कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका कभी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अगर संसद बोला तो फिर दिक्कत है भैया, थोड़ा डीप में पढ़ो। कार्यपालिका हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो उसका ये दायित्व है कि वो जो नियम बनाए, वो कानून बनाए, वो संसद के रूल बुक संविधान के अंतर्गत ही बनाए। तो इन चीज़ों को फॉलो कर रही है कार्यपालिका या नहीं कर रही है, या खुद को सुपर कैबिनेट मान के बैठी है, इन चीज़ों की जांच करने का काम अधीनस्थ विधान समितियां करती है। कौन करती है? अधीनस्थ विधान समिति। ये कुछ इंपॉर्टेंट संसदीय समिति थे, थोड़ा देख लेते हैं कि आप फंसोगे कहाँ यूपीपीसीएस में। अगर आपने पढ़ भी रखा है फिर भी फंसने के चांसेस कहाँ हैं वो भी थोड़ा हम देख लेंगे। पहला चीज़ कि मंत्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। मैंने आपको बताया कि जितनी भी वित्तीय समितियां हैं उसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है। किसी भी वित्तीय समिति या विभागीय समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बन सकता है। एकदम गांठ मान लो कि कभी भी कोई वित्तीय समिति या विभागीय समिति दे और बोले कि इसका अध्यक्ष मंत्री होता है या इसके सदस्य मंत्री होते हैं, सबसे पहले काटना, क्योंकि हो ही नहीं सकता। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि संसदीय प्रभुत्व बनाम सलाह। मैंने आपको बताया कि इनकी जो सिफारिशें होती हैं वो परामर्शदात्री होती हैं, ये बाध्यकारी नहीं होती है, मैंडेटरी नहीं होती सरकार पे। तो इनका काम परामर्श देने का है, इनके सिफारिश बाध्यकारी नहीं होते। इन चीज़ों को ध्यान रखना, केवल सलाहकारी है, नॉन बाइंडिंग है, सरकार इन्हें मानने को बाध्य नहीं है। तीसरा, संयुक्त बैठक का अभाव। वित्तीय समितियों में दोनों सदनों के सदस्य होते हुए भी यह संयुक्त समिति नहीं कहलाती है। जैसे आपने देखा पब्लिक अकाउंट कमेटी है, अब उसमें 15 सदस्य लोकसभा से हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य हैं। तो आपको लगा कि सर ये तो संयुक्त समिति है, जैसे संयुक्त बैठक होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये संयुक्त समितियां नहीं है, एक बस समितियां हैं, इन्हें आप संयुक्त से जोड़ के मत लेके चलना। फिर अध्यक्षीय विवेक। विभागीय समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का इसमें कोई योगदान नहीं है। लोकसभा की अगर कोई समिति होगी विभागीय तो उसका जो निर्वाचन होगा उसका अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अगर राज्यसभा की कोई विभागीय समिति है तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा सभापति करेंगे। ये कुछ ऐसे ट्रैप जोन थे। प्राकलन समिति आपने देख लिया कि 30 लोकसभा से है और राज्यसभा से एक भी नहीं है। तो यही थी आज की क्लास, बाकी हम मिलेंगे आपको कल के क्लास में। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाकी इसकी जो PYQ की क्लासेस हैं वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ हम लेके आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है। चलिए मिलते हैं फिर नई क्लास में।